नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी के सभी आगामी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए जो वीडियो की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, ये सीरीज हमारा जो है 1 जुलाई को बिगिन हुआ था, है ना, 1 जुलाई को। और निरंतर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैंने आपसे ये भी कमिटमेंट किया है कि भाई जिस दिन मुझे टाइम रहेगा उस दिन मैं 1 से अधिक वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन अभी तक टाइम जो है थोड़ा अभाव चल रहा है टाइम का, तो 1 वीडियो पर डे आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, है ना। दोस्तों, ये जो सीरीज है, मैं पहले आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, तो ये जो सीरीज है इनकी पीडीएफ जो है पेड रखा गया है। पीडीएफ जो है पेड है ना, पेड पीडीएफ की ये क्लास आप देख रहे हैं। ये पीडीएफ पेड इसलिए रखा गया है कि भाई जो बच्चे कंसस हैं वो थोड़ा पैसे खर्च करके, पैसा कितना रखा गया मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको भी ऐसा लगे कि पैसा नहीं दक्षिणा रखा गया है ना। इस पेड पीडीएफ में आपको क्या मिलता है, सभी हाल फिलहाल में टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्न, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट। तो एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम 8 एक्स्ट्रा फैक्ट आप सीखेंगे, कम से कम, अधिकतम 10 भी सीख सकते हैं। तो एक पीडीएफ में कम से कम 250 क्वेश्चन की डिस्कशन मैं कर दूंगा, 250 क्वेश्चन। अब गारंटी मानिए, अगर आपने ये पूरा सीरीज अटेंड कर लिया, जो 57 वीडियो की सीरीज है ये, है ना, और 57 पीडीएफ से आपने रिवीजन भी कर डाला, तो हमें नहीं लगता कि आपकी जीके जो है कमजोर रह जाएगी। ठीक है, समझ लें, है ना। तो भाई ये पीडीएफ की जो दाम की बात आ गई, तो 25 रुपये रखा गया है इसका, है ना। RS 25 रुपया ओनली, है ना। इसमें आपको क्या मिलेगा, 57 पीडीएफ मिलेगा, ये पेड वाली। बाद बाकी जो फ्री है हमारे, ऑल फ्री है, तो वो तो मिलते ही रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, आप क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये कौन थे, है ना। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाला एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। तो भाई प्लासी के युद्ध के समय जो आपका बंगाल के नवाब थे, राजा थे, ये आपका सिराजुद्दौला थे। कौन थे, सिराजुद्दौला। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। अच्छा, प्लासी से भी क्वेश्चन आ जाता है जी कि प्लासी का मैदान कहाँ पे है, तो आपको क्या बताना है, प्लासी का मैदान कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। एक और क्वेश्चन आ जा सकता है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये जालियांवाला बाग अपने आप में कहाँ पे है, तो आपको बताना है जी अमृतसर में है। कहाँ पे है, अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर नहीं है, अमृतसर है। पहले जब मैं छोटा था तो हमको लगा कि अमृतसर है ना, लेकिन बाद में पता चला ये अमृतसर है। ठीक है, तो अमृतसर में जी जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। मुख्य आरोपी कौन थे, जनरल ओ डायर, है ना। ये डायर को कौन गोली मारे थे, उधम सिंह, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चलते हैं, ये तो बात हो गई कि भाई प्लासी कहाँ है, इस पे ये बात इतने फूट के निकल आए, है ना। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, है ना। इसके अलावा एक बक्सर का युद्ध होता है, इसी प्रकार से फेमस है। बक्सर बिहार में है, ये तो जानते हैं, बक्सर का युद्ध, है ना। तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है ना। ये इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो अंग्रेज के तरफ से आपका हेक्टर मुनरो ने भाग लिया था, है ना। और इधर हमारे इंडियन जो थे, तो इंडिया के तरफ से 3 राजाओं का सेना गया था, जिसमें से आप कह सकते हैं कि भारत की एक अलग सेना, जो मुगल वंश उस समय चलता था, तो मुगल वंश ही समझिए कि भारत का मतलब राजा हुआ करता था, पूरा अधिकांश भूभाग पे उनका अधिकार हुआ करता था। लेकिन इसके अलावा भी बंगाल के नवाब के, जो उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, मीर कासिम, तो इनके सेना गए। अवध के नवाब कौन थे, शुजाउद्दौला, तो इनके सेना गए। और मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम सेकेंड। तो इन त्रिगुटी सेना और इधर से जो है आपका हेक्टर मुनरो की सेना के बीच में लड़ाई हुई, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और इस बक्सर की बैटल में मुनरो की जीत हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन राइज होता है मेरे भाई कि जब बक्सर की युद्ध हो रहा था तो उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो आपको बताना है जी मीर कासिम। अवध के नवाब कौन थे, शुजाउद्दौला, तथा मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम सेकेंड। कईयों हजार बार क्वेश्चन राइज होकर पूछा गया एग्जाम के अंदर, ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में, आफ्टर बक्सर के बैटल, है ना। तो भैया ये इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच होती है, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच, है ना। मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम सेकेंड। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि भाई जब बक्सर का युद्ध हुआ आपका हेक्टर मुनरो और इधर के त्रिगुटी सेना के बीच, तो इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव फिर क्या करने आ गया, है ना। तो यही विडंबना है। आप जो है इन्हें जरूर ध्यान रखें कि इलाहाबाद की संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच में हुआ था। ऑप्शन में जो है हेक्टर मुनरो भी दिया रहेगा। ठीक है।
है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसी समझौता के बाद जो है कई सारे जगहों की जो दीवानी है वो अंग्रेज को प्राप्त हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, है ना। अपने आप में काफी अच्छा खासा महत्व है फ्रांस के लिहाज से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि फ्रांस क्रांति कब हुई थी, तो 1708 ना, है ना। इसके अलावा इसके समर्थन में फ्रांस में हर वर्ष 14 जुलाई को जो है बेस्टिल डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेस्टिल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 जुलाई को। अभी अभी जो आईकार का एग्जाम हुआ था, ICAR, जिनके आंसर शीट भी आ गए शायद, है ना, तो इन्हीं के एग्जाम में अभी परसों या चौथे रोज पूछा गया था कि बेस्टिल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 14 जुलाई को, ठीक है। इसी भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विदेश में और देश में कुछ त्योहार का डेट फिक्स है जी, तो इनको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है, सेंटा क्लॉज, है ना। इसके अलावा आपका फिर आ जाते हैं हम 14 और 15 जनवरी। 14 और 15 जनवरी को हमारे यहाँ मकर संक्रांति वाली जो फसली त्योहार है ये फिक्स है। अब इंडिया के अलग अलग कोने में इनका नाम भले अलग अलग हो जाता है, लेकिन आप मकर संक्रांति के नाम से समझिए, जो उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, तो ये 14-15 जनवरी को फिक्स है। इसके अलावा आपका एक हेलोवीन त्योहार होता है जो आपका विदेश में मनाया जाता है, यूरोपियन कंट्री में, तो ये 31 अक्टूबर को फिक्स है। अमेरिकी की राष्ट्रीय दिवस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 4 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको 4 जुलाई को एक ब्रह्मांडीय घटना के बारे में भी बताया था कि 4 जुलाई को दादा अफसौर होता है। और अफसौर क्या होता है ये भी बताया था कि अफसौर क्या होती है कि उस दिन सूर्य भगवान जो है पृथ्वी के स्थिति से जितने दूरी पे वो सब दिन रहते हैं उससे ज्यादा दूर भाग जाते हैं, इसे अफसौर कहा जाता है। और जिस दिन सूर्य भगवान पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं, यानी जो औसत दूरी है उससे थोड़ा सा कम करके नीचे आ जाते हैं, तो ऐसी घटना को उपसौर कहते हैं, है ना। उपसौर, उपसौर कब होती है? तो उपसौर 3 जनवरी को होती है। ये भी डेट फिक्स है ना। तो ये जो फिक्स डेट है ना, ये जरूर याद रखें, है ना। इसके अलावा तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है ना, थर्ड, ये जरूर याद रखें, है ना। नहीं तो आपके ऑप्शन में यही क्वेश्चन को कथन के रूप में देके पूछा जाता है कि तराइन की प्रथम लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, तो आप किसको चूज करेंगे? तृतीय को। इसमें किसकी विजय हुई थी? चौहान साहब की जो है विजय हुई थी। इसी से अगले साल जो है फिर से तराइन की द्वितीय लड़ाई होती है 1192 में, लेकिन कैरेक्टर सेम रहता है, लेकिन विजय कौन होते हैं? मोहम्मद गोरी हो जाते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स माघ साजी इज सेलिब्रेटेड एज मकर संक्रांति? मैंने अभी अभी बात करा भैया, मकर संक्रांति जो है ये फसली त्योहार है। इंडिया के अलग अलग कोने में इन्हें अलग अलग नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में इसे जो है माघ साजी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, राइट। मकर संक्रांति फसली त्योहार है, सामान्यतः 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। त्योहार को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। अब आइए अलग अलग राज्य में इसे क्या क्या नाम से जानते हैं। जैसे गुजरात में हम इसे उत्तरायण कहते हैं, पंजाब और हरियाणा में हम इसे लोहड़ी कह देते हैं, है ना। तमिलनाडु में हम इसे पोंगल कहते हैं। पोंगल के भी कई दिन होते हैं, है ना। मैंने बताया था कि पोंगल में सूर्य की, इंद्र की और गाय तीनों की पूजा होती है। केरल में इसे मकर बिलक्कू कहते हैं, है ना। इसके अलावा असम में इसे बिहू कहते हैं। मैंने आपको बता रहा है कि भाई कि असम के अंदर जो है बिहू 3 टाइम होता है। एक तो अक्टूबर नवंबर में होता है जी, है ना, एक जनवरी फरवरी में होता है जी, और एक अप्रैल में होता है। जो अप्रैल में होता है वो नववर्ष बिहू है, जनवरी में होता है, माफ कीजिएगा, जनवरी फरवरी में, सिर्फ जनवरी 14 या 15 को, उसे हम मकर संक्रांति वाली बिहू कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, 3 बार सेलिब्रेट होती है, नववर्ष के रूप में भी और मकर संक्रांति के समय भी होती है आपके असम में बिहू। इसके अलावा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। तो भैया ऑटोबायोग्राफी सबसे पहले क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी, जैसे मैं हूं, मैं अपनी जीवनी खुद ही लिखूंगा तो ये मेरे लिए ऑटोबायोग्राफी है। और जैसे आप हैं, आपका जीवनी मैं लिखा तो ये चीज आपके लिए बायोग्राफी है, न कि ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब स्वयं हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी ये है हरिवंश राय बच्चन साहब का, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन साहब कौन थे? ये तो आप सभी जानते हैं ना, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, है ना, बच्चन साहब, है ना। इनके अलावा
द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की जो है आत्मकथा है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं है, इसे जो है फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। इसके अलावा अच्छा, मिल्खा सिंह का पुत्र है जीव मिल्खा सिंह, है ना। इनका जो पुत्र है इनका नाम है जीव मिल्खा सिंह। ये गोल्फर हैं, क्या खेलते हैं, ये गोल्फ खेलते हैं, गोल्फर। इस प्रकार का खेल होता है जी गोल्फ, है ना। इससे मारना रहता है बॉल को और एक बिल्ली रहता है उसमें घुसता है बॉल ऐसे ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से इसे गोल्फ कहते हैं। इसके अलावा एस अगेंस्ट ओड्स, ये सानिया मिर्जा की किताब है। इसके अलावा एक कंस्ट्रक्टिव पार्लियामेंट्रियन, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव पार्लियामेंट्रियन है, आदमी की बात हो रही है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की पुस्तक है, एक कंस्ट्रक्टिव पार्लियामेंट्रियन। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, इनके नाम पे ही 25 दिसंबर को जो है इंडिया में सुशासन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है, तो ये शशि थरूर है ना। ये कौन है भाई, शशि थरूर है, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के लेखक, है ना। ये जो किताब है ये नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर है और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये संजय बारू के द्वारा लिखा गया किताब है। ये मनमोहन सिंह साहब को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है, हु इज द विनर ऑफ सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो भैया मैंने वैसे ही आदमी का ग्रैंड प्रिक्स लिया है जो मार्क्स वर्स्टापेन ने छोड़ दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्क्स वर्स्टापेन आजकल जो है चांदी कर रहे हैं भाई, है ना। तो जहां जाते हैं जीत जाते हैं, रेड बुल के हैं, है ना। तो मैंने उन सबको जो है आपको याद नहीं रखना है जो मार्क्स वर्स्टापेन जीता है, जो नहीं याद जीता है ना उनको याद रख लीजिए, बाद बाकी तो वही जीते हैं भाई, है ना। तो भाई सार्जियो परेज जो है ये आपका सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता था, ठीक है। अब जहां जहां देखिए जो अन्य खिलाड़ी जीता है ना उसके पीछे जो है कोई ना कोई आपका ऐसा इमोजी टाइप से दिखेगा, और जो मार्क्स वर्स्टापेन जीते हैं उनके पास मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो ये पीडीएफ तो आपके पास ही जाना है, तो है ना, तो देख लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 सर्जियो परेज मैक्सिको, बाद बाकी कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमांना ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, ये सभी के सभी मार्क्स वर्स्टापेन, है ना। मार्क्स वर्स्टापेन कहां के रहने वाले खिलाड़ी हैं, है ना। तो बताइएगा भैया नीदरलैंड का। अभी अभी जैसे आपका पूछा गया था ये जो चेस के खिलाड़ी है कार्लस मैग्नस, वो कहां के हैं, तो नॉर्वे के, है ना। तो इन्हें भी ध्यान रख सकते हैं, नीदरलैंड के, है ना। ये भी पूछा जा सकता है, एक एक बात बताऊंगा। अच्छा, कोई बच्चे सिर्फ इस भरोसे हैं कि मैंने सर आपका पीडीएफ ले लिया पेड वाली तो क्या मेरी जीके जीएस ठीक हो जाएगी। मैंने कहना है भैया जीके जीएस ठीक तो होगी पढ़ोगे तो, है ना, लेकिन उतने ठीक नहीं होगे जितना आप वीडियो प्लस पीडीएफ का इस्तेमाल करते हो। अगर वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों आपके मतलब बैलेंस में चल रहे हैं कि आपने एक बार वीडियो भी देखा और पीडीएफ से रिवीजन भी मारा है, तब तो मैं एकदम पक्का श्योर कि आपकी जीके जीएस में कोई मतलब दो राय नहीं है कि आपकी जीके जीएस ठीक नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखें, है ना। तो भैया इसके अलावा ये देखिए फिर से नीचे आ गया मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, इसके पीछे बॉक्स है, सर्जियो परेज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेकर, मोनाको के रहने वाले हैं ये, है ना। ये मोनाको जो कोस्ट में रहते हैं ना इनके देश के नाम है। बैरिन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्सर मोनाको, है ना। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 दो बार लिखा, ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रियन भी चार्ल्स लेक्सर ही जीते हैं, मोनाको के हैं। तो ये तीनों मोनाको, ये लेक्सर जीते हैं, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और आपका क्या था सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, दोनों सर्जियो परेज। बाद बाकी आपको जो भी अटपटा लगे सीधे मार्क्स वर्स्टापेन को लगा के आना है भाई साहब। बहुत बहुत ज्यादा जो है एक साल में जीत लिए भाई। लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित है भाई, लवलीना बोरगोहन इज रिलेटेड इन व्हिच स्पोर्ट, तो भैया बॉक्सिंग से है, महिला बॉक्सर है लवलीना बोरगोहन, है ना। इसके अलावा लवलीना बोरगोहन असम की रहने वाली है, नाम से स्पष्ट है, बोरगोहन जो है असम की रहने वाली है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीती है, और ये कहां पे आयोजन हुआ है, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का दिल्ली के अंदर हुआ है। हिमा दास के भाई धावक है, फर्राटेदार, कहां से बिलोंग करती है, असम से बिलोंग करती है। हिमा दास को भैया ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नीतू घनघस, निखत जरीन, है ना, मैरी कॉम, ये स्वीटी बुरा, ये सभी के सभी जो है बॉक्सिंग है, महिला बॉक्सर है, मतलब बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टर है। इसके अलावा जो आपका कर्णो मलेश्वरी थी जो पहला जो है ओलंपिक के अंदर पदक जीती, तो वो भी जो है वेट लिफ्टिंग में ही
जीती थी सिडनी ओलंपिक 2000 ईस्वी के अंदर। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? तो सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है भाई? ये कोशिका को आकार और मजबूती प्रदान करता है। अब यहाँ से थोड़ी सी समझने की भाई ये है आपकी जरूरत है ना। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होती है, ये तो मैं बहुत दिन से आपको बताते आ रहा हूँ और आई होप अब तक आप समझ भी गए होंगे कि ये जो प्लांट होते हैं उसी में होते हैं। और ये क्यों होते हैं मैंने ये भी बताया था कि ऊपर वाले जो हम सबको बनाए हैं ये बहुत ही बड़े कारीगर हैं, है ना। इनके तुलना में कोई कारीगर हो भी नहीं सकता भाई, है ना। पिताजी से बाप कैसे आगे निकल सकता है, सॉरी बाप से बेटा कैसे आगे निकल सकता है, चाहे कितने भी काबिल हो जाए, कितने भी बड़े ओहदे पर चले जाए, लेकिन वो तो रहेंगे बेटे ही। तो ऐसे ही हम सभी संतान है जिनके वो तो हमसे ज्यादा ही चालाक होंगे, तभी तो बनाए। तो ये क्यों बनाए? हमको स्केलेटन सिस्टम दिया जाके हम मुड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, थोड़ा बहुत 2 घंटा लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पेड़ पौधे को भी जो है इन्होंने सेल वाल दिए प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप में मजबूती और उनको जो है आकार प्रदान करने के लिए। ये मैंने कहानी बना के भी आपको बताया था, तो इस हिसाब से भी आपको याद होना चाहिए। पिगमेंट भी सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। पिगमेंट जो होते हैं ना, क्लोरोफिल वगैरह, ये हमारे अंदर नहीं पाए जाते हैं, जिन्हें तो हम भी हरे हरे दिखते थे, ठीक है। तो ये भी पादप में ही पाए जाते हैं। अब पादप के अंदर जो सेल होते हैं उनकी विभाजन मैंने कई बार सेल विभाजन आपको बताया भाई, कई प्रकार से आप उन्हें जो है डिसाइड कर सकते हैं, जैसे एक कोशीय, बहुकोशीय, पादप, एनिमल, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, है ना। तो अब देखिए मैंने एक दिन आपको बताया था कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं ये गरीब होते हैं। ये क्या होते हैं? ये गरीब है, ये गरीबी में इसकी जिंदगी निकल गई, है ना, प्रोकैरियोटिक की, है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये गरीब है, पैसे की गरीब है भाई। पैसे की गरीब पेड़ पौधे होते क्या? तो नहीं ना। तो भाई प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इसके अलावा आपका जो है केंद्रक नहीं होता, है ना, गोल्जी काय नहीं होते, तो ये सब नहीं होते, इसमें कमियां लगी रहती है, इसलिए गरीब है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक की कोशिका है ना, कोशिका, इसकी सेल वॉल जो है ना, कोशिका भित्ति, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज के बने होते हैं। ये बात अवश्य ध्यान रखेंगे। कोशिका चैप्टर से आजकल काफी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, है ना। एक जमाना था जब कोशिका चैप्टर से क्वेश्चन जो है रेलवे में आया करता था, लेकिन अब एसएससी जो है इनको आधार बना लिया भाई। कोशिका की खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। तत्पश्चात जीवित कोशिका की खोज जो है 1674 में ल्यूवेन हॉक ने किया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? देखिए अगर हमको ये पता हो कि भाई म्यांमार किसके किसके साथ सीमा साझा करती है तो हम आराम से आंसर दे पाएंगे। म्यांमार डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो भैया सिक्किम के साथ म्यांमार की सीमा नहीं लगती है, तो सिक्किम उस ऑप्शन में दिया गया होगा, राइट आंसर हो गए होंगे, ठीक है। अब म्यांमार की सीमा कहां कहां से लगती है? आपके सामने ये जो है फिगर दिख रहा होगा, है ना। तो भैया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसका जो मैंने शॉर्ट ट्रिक है मम्मी आना या फिर मामी आना, है ना, ये आपके म्यांमार से जो है टच होने वाली भारतीय राज्य का शॉर्ट ट्रिक, जिसमें आ से है अरुणाचल प्रदेश, ना से है नागालैंड, है ना, मौ से है मणिपुर, अब मी से है मिजोरम, मम्मी आना, है ना। तो ये है आपके म्यांमार से लगे हुए भारतीय राज्य, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भारतीय राज्य, ये देखिए ये आपका इनकी समुद्री सीमा यानी जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों लगती है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टोटल कितनी दूरी तय करती है? तो 1649 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब आपके सामने चाइना और नेपाल के भी सीमा है इसी प्रकार से, जैसे कि दिख रहे होंगे आपको। तो सबसे बड़ा सीमा की बात करें भारत की, जी कई दफा अभी हाल फिलहाल में टीसीएस ने कर लिया क्वेश्चन, तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा हमारी लगती है 4096 किलोमीटर की। इसके बाद जो है हमारा चाइना, इसके बाद हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी जरूर याद रखें, है ना। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि नेपाल से ज्यादा बड़ा सीमा लगता है म्यांमार के एवज में। म्यांमार में 1649 किलोमीटर, नेपाल में 1751 किलोमीटर, है ना। तो इस प्रकार से भी आप बड़ी सारी चीज जो है निकाल सकते हैं। तो चीन के साथ कौन कौन से राज्य लगता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये पांचों जो है आपका चाइना के साथ लगने वाला हमारा जो है स्टेट है। इसके अलावा नेपाल के साथ भी 5 लगते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड किधर गए भाई, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 नेपाल के साथ लगता है। ये रहा हमारा छोटा सा नेपलू जो हमारे उत्तर में है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा सीमा रेखा के बारे में ये क्वेश्चन आएगी। और ये वीडियो आज नहीं में भाई साहब, ये जो है 1.5 साल पहले बनाया गया वीडियो है। कितने साल पहले? 1.5 साल पहले। इसीलिए बोलता हूँ कि जब प्रैक्टिस सेट और वीडियो देता हूँ ना उस समय पढ़िए, बाद में ये नौबत ही नहीं आएगी कि सर लिंक कहाँ है ना भैया, है ना। इसके अलावा
किस समाज की स्थापना जो है 1867 में दादूबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने किया था। देखिए इससे पिछले वाले पीडीएफ में यही चीज मिस्टेक हो गया था, ईस्वी में 1867 के जगह 1876 राइट हो गया था। इसीलिए मैंने पेड पीडीएफ ग्रुप में एक इमेज के रूप में चारों समाज की फॉर्म करके आपको दे दिया हूं ताकि आप सुधार कर लीजिए। ठीक है भाई, हो जाती है, अब इंसान है तो अब 10,000 वर्ड लिखेंगे तो हो सकता है कि एक कभी जो है अनबैलेंस्ड हो जाए, है ना। तो भाई इसके लिए जो है नीचे आपको एक इमेज दे दिया हूं, ये सभी मतलब वंश कब मतलब सभी समाज कब स्थापना हुए, तो उस हिसाब से और भी रिवीजन हो जाएंगे और ये भी करेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक, तो किस समाज की स्थापना जो है ये आपका दादूबा पांडुरंग और उनके भाई ने किए थे, तो भाई ये किए थे। व्हिच सोसाइटी वाज फाउंडेड एट दादूबा पांडुरंग एंड हिज ब्रदर, है ना, आत्माराम पांडुरंग इन 1867। तो भैया प्रार्थना समाज, है ना, प्रार्थना समाज। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई के अंदर, है ना। इन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक नामक किताब की भी रचना करी थी। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय, बाद में ये शिफ्ट होता है 1828 में ब्रह्म समाज में। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय कहां पर? कोलकाता के अंदर। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। सती प्रथा के अंत कराने में विलियम बेंटिक के साथ जो है राजा राम मोहन राय भी अहम योगदान दिए इंडिया के अंदर। इसके अलावा 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र के अंदर हुआ, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ज्योतिबा फुले की जो पत्नी है ना, सावित्रीबाई फुले, उन्होंने ही जो है मतलब सबसे पहले बालिका विद्यालय की जो है मतलब खोली और सबसे पहले महिला टीचर होने की सम्मान अपने नाम की। कौन? सावित्री बाई फुले। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शांति निकेतन कहाँ पे है? तो ये कोलकाता, है ना। शांति निकेतन की स्थापना कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर साहब, है ना। कब किए थे? 1901 में। और ये आजकल किस नाम से जाना जाता है? विश्व भारती के नाम से। इसके अलावा खालसा पंथ सिख धर्म से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह यानी सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बसाया गया खालसा पंथ को कब? 1699 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद साहब कब? 1897 के अंदर। तो ये सब कुछ धार्मिक जो समाज है या फिर संस्था है, इन्हें जरूर ध्यान रखें कब बसाए गए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 472 मिलियन से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इस सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? सो फार द मोर देन 472 million accounts have been opened under the प्रधानमंत्री जन धन योजना। Which state has topped at the list? तो भैया ये कौन है? उत्तर प्रदेश। सिंपल सी बात है भाई, उत्तर प्रदेश ही टॉप पे रहेंगे, है ना। इसके अलावा यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना है ना। इसकी शुरुआत 2014 के अंदर किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस मंत्रालय के अंदर पोषित है? तो भाई वित्त मंत्रालय के अंदर। नमामि गंगे कार्यक्रम भी उसी साल आए 2014 के अंदर। अटल पेंशन योजना कब आई? 2015 के अंदर। तो भाई नमामि गंगे कार्यक्रम क्या था? तो गंगा सफाई कार्यक्रम था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्या यह पूर्ण रूप से सफल हुआ? तो मेरे हिसाब से तो नहीं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे अधिक ठंडी परत है? Which of the following atmospheric layer is the कोल्डेस्ट लेयर? तो भाई कोल्डेस्ट लेयर कौन सा है? तो मध्यमंडल जो है ये आपका कोल्डेस्ट लेयर है, मध्यमंडल। भाई वायुमंडल में जो परत है इसकी आपकी सीक्वेंस याद है तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर लेना है। सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर जाओगे तो समताप मंडल होता है, इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर स्थित होता है, फिर हमारा मध्यमंडल होता है, फिर हमारा आयनिक स्फीयर मतलब आयन मंडल होता है, और लास्ट में हमारा एक्सोस्फीयर वायुमंडल होता है। तो इस प्रकार से आपको ये पांचों परत जरूर याद रखना है। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत मैंने क्या बताया? क्षोभ मंडल। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इसकी हाइट की बात करेंगे कि भाई कि पृथ्वी से जो है कितनी ऊंचाई तक आपको जो है देखने को मिलेगा। तो मेरा कहना है कि ये कहीं कहीं 8 से 16 किलोमीटर एनसीईआरटी किताब लिखता है, लेकिन आपको जो है 8 से 18 किलोमीटर याद रखना है। देखते हैं कि कैसा रेंज में ऑप्शन दे रहा है। ठीक है ना। 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम हाइट होती है क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटना जो है जैसे मेघ आना, बादल छाना, वर्षा होना, है ना, जो भी है ये सभी के सभी जो है आपके क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल में जब आप जाएंगे और जब आप चढ़ाई करेंगे ऊपर की तरफ, तो जैसे ही आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे
तो जो सेल्सियस की टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर ऊंचाई के हिसाब से घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या 50 किलोमीटर तक होगा? जी नहीं, ये जो हमारा 18 किलोमीटर तक दायरा है यहीं तक ये सिस्टम काम करता है, उसके बाद फिर बदल जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं कि क्षोभ मंडल में जो 165 मीटर पर जो आपका दूरी के हिसाब से 1 डिग्री टेम्परेचर का घटना, इसे क्या कहते हैं? सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है। भाई क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है? समताप मंडल है। समताप मंडल की लगभग ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। तो कहां से भाई? तो है पृथ्वी से। इसके अलावा किलोमीटर तक है ना। यह तूफानी रेंज से ऊपर की परत है ना, जो मौसमी घटना होती है ना, इससे ऊपर की परत है, इसीलिए इसमें वायुयान उड़ने के लिए आदर्श स्थिति है। समझ गए भाई? मौसमी घटना तो नीचे वाले में होते हैं ना, तो ऊपर वाले में नहीं होती है, तभी तो वायुयान वगैरह मौसम जब खराब हो तब भी उड़ जाता है ना। तो ये तूफानी रेंज से बाहर की मतलब परत है, आपका मंडल है। इसके अलावा समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। कई दफा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग मध्य मंडल मार देते हैं, जो गलत है ना। भाई स्टैंड किस पे है? तो ये समताप मंडल पे। भाई देखिए क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है। अब हमारे यहाँ पे ओजोन परत को अटकाना है, फिर मध्य मंडल आना है 3 नंबर पे। तो ये किस पे अटका किस पे है? बैठा किस पे है? तो समताप मंडल पे। ऐसे देहाती भाषा में समझिए, एक्चुअली ये बैठा नहीं है ना। इसके अलावा समताप मंडल के जो ऊपरी मंडल को हम क्या कहते हैं भाई? मध्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं, जो समताप मंडल के ऊपरी भाग है ना। उसी में उल्का पिंड वगैरह चमकने का काम जो है मध्य मंडल में करते हैं जी। सभी प्रकार के रेडियो तरंग जो है ये आपका आयन मंडल, जो मध्य मंडल से ऊपर की भाग है आयन मंडल, तो इसमें 4th लेयर है वायुमंडल का, आयन मंडल, तो यहां से परिवर्तित होती है। वायुमंडल में सबसे बाहरी परत को जो है वायुमंडल कहा जाता है, जो सबसे एक्सोस्फीयर आप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भगवान सूर्य से ये कॉन्टेक्ट करते होंगे, है ना, क्योंकि सबसे बाहर है। ऐसे मजाक के लिए बोला भाई, ऐसे कोई ये बात नहीं है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? Which of the following मुगल एम्पायर्स गोट द शीश महल कंस्ट्रक्टेड इन आगरा? भैया शीश महल एक पंजाब के तरफ भी बनाया गया और एक आगरा में भी है। तो जो आगरा वाला है ये मुगल वंश को रिलेट करता है। Which of the following बताई दिए, तो ये भैया शाहजहां ने बनवाए थे। दिल्ली का लाल किला कौन बनवाए थे? तो ये भी शाहजहां ने बनवाए थे। शाहजहां के शासन काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा श्रीनगर की शालीमार बाग, जो शालीमार बाग और निशात बाग का आपने नाम सुना होगा, तो ये शालीमार बाग कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में है। इसको कौन बनवाया था? सलीम ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। आगरा का लाल किला कौन बनवाया था? भाई अकबर ने बनवाया था। और दिल्ली का लाल किला कौन बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी स्थित जो बुलंद दरवाजा है, जो आपके गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया, तो कौन बनवाया भाई? अकबर ने बनवाया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कौन किए? तो बेगा बेगम या इसे ही हाजी बेगम कहा जाता है, जो हुमायूं की विधवा पत्नी थी, इनके द्वारा जो है बनाया गया था। तो ये कुछ मुगल काल के जो है मकबरा वगैरह की नक्काशी है, जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हुमायूं का मकबरा जो है ये मुगल के मकबरों में सबसे पहले जो है ये गार्डन मकबरा का दर्जा जो है इन्हें प्राप्त है। गार्डन मकबरा समझते हैं ना, बीच में रहेगा मकबरा और बीच चारों साइड जो है फूल पत्ती सब लगे रहेंगे, गार्डन टाइप के, लोग बैठेंगे वहां पे, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? Which of the following dance is a popular folk dance of महाराष्ट्र? तो भैया ऑप्शन में लावनी दिया गया होगा, इसीलिए यहाँ पे लावनी है। महाराष्ट्र के कुछ अन्य नृत्य देख लीजिए जो आपके काम आएंगे, है ना। जैसे लावनी तो आपने देख ही लिया, तमाशा भी देख लीजिए। कोली, कोली मैंने बताया था एक समुदाय का नाम है महाराष्ट्र के अंदर, चूंकि मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ, है ना। तो जो अपने यहाँ जो सहनी समुदाय होता है बिहार में, मान लीजिए ऐसे नहीं समझते होंगे, तो जो मछुआरा समुदाय होता है, मछली पालन जिनका काम होता है या फिर मछली से अपनी आजीविका चलाते हैं, तो ऐसे जो है ऐसे समुदाय को महाराष्ट्र के अंदर कोली कहा जाता है। ठीक है, तो इनका एक डांस होता है कोली डांस। नकट्टा, है ना, कोली, कोली 2 बार लिखा गया। लेजिम, गाफा, दही कला, दशावतार, बोहादा, ये सभी के सभी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो 2 पारंपरिक फेस्टिवल है जो बाद में बसाया गया और काफी पॉपुलर है महाराष्ट्र के अंदर, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, दोनों बसाने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गोवा की प्रमुख लोक नृत्य जो है ये तरंग मेल है, कोली है। गोवा में भी कोली मिल जाती है।
देखनी है, फुगदी है, सिमगो है। सिमगो जो है ये आपका होली वाला जैसे त्योहार है। घोड़ा मोरनी है, घोड़े मोरनी, समाई नृत्य है, जगर है, रनमाले है, गोप है, टुनिया मेल है ना। तो ये सभी के सभी जो है आपके गोवा में मनाए जाने वाली प्रमुख त्योहारों में से हैं, जिसमें अभी CHSL में आपका घोड़ा मोरनी पूछा गया और घोड़ा मोरनी ही MTS में भी पूछा गया यहाँ से, है ना। तो ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य जवारा, मटकी, अड़ा, खारा नाच, फूलपति, गिरिडा है, ये गिरिडा है ना, गिद्दा नहीं है, गिरिडा है ना। सालेर लकी, सेला भड़ोनी, ये सभी के सभी जो माच है, ये माच। तो माच भी जो है आपके मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। ठीक है भाई। एक तो ये गिरिडा है, एक आपका ब्रीटा होता है, ब्रीटा है ना, ब्रिटेनिया वाला ब्रीटा। तो ये ब्रीटा डांस जो है ये आपका किया जाता है कहाँ पे, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर चेचक वाला रोग है ये, है ना, सॉरी डांस है ये। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम की 5वीं संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में संपन्न हुए हैं? इन हाउ मेनी सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश वाज द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड? तो भैया मेरा आंसर है 8 शहर में कराए गए मध्य प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम, है ना। मैंने बता रखा है ना आपको कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम का जो सब शुरुआती संस्करण 2018 में हुआ था दिल्ली के अंदर, तभी इसका नाम था खेलो इंडिया, है ना, स्कूल गेम, KISG नाम था, है ना। लेकिन आजकल इसे हम क्या बोलते हैं, खेले इंडिया यूथ गेम, KIYG बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पहला संस्करण में स्कूल गेम नाम था इसका। तो ये जो 5वां संस्करण हुआ है 2023 के अंदर मध्य प्रदेश के 6 शहरों में, तो यहाँ पे सबसे अधिक पदक जो है महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र टॉप पे रहा है 161 पदकों के साथ, जिसमें 56 गोल्ड, 55 रजत और 50 जो है कांस्य प्राप्त किया है। दूसरा स्थान जो पिछले साल के विजेता हरियाणा थे उनका रहा है, और तीसरा स्थान मेजबान मध्य प्रदेश का ही रहा है। अच्छा, जो पहला संस्करण हुआ था 2018 दिल्ली के अंदर, उसके विजेता कौन रहे थे? तो यहाँ के विजेता रहे थे आपका हरियाणा। कौन रहे थे? हरियाणा। प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम जिसका नाम स्कूल गेम का आयोजन दिल्ली में 18 में हुआ, इसके विजेता हरियाणा रहे थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 जो आपका 3rd एडिशन है, ये कहाँ पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके अलावा वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देशों के सूची में शामिल नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज एज पर 2011 सेंसस? तो भैया ये कनाडा है। कनाडा जो है इस लिस्ट में नहीं आता है कि अंडर 10 पॉपुलेटेड कंट्री है ना। अब देखिए आपके सामने पॉपुलेटेड कंट्री की नक्शा दिख रहा होगा, ये सब जो है आपके पॉपुलेटेड कंट्री है। जैसे आपने यहाँ पे यूएस कितना है भाई? 4.3%। इंडोनेशिया कितना है? 3.5%। अगर मैं इसको जो है पॉपुलेशन के हिसाब से लगाऊं तो इतने दूर में जो है आपका लगभग 90 डिग्री में अदर है, अदर कंट्री आ जाएंगे सभी। इतना ही कंट्री जो है 3 भाग आपका छेका हुआ है, जिसमें से 2 कंट्री मिला के विश्व के लगभग आधा जनसंख्या कवर कर देता है। जी कौन कौन? चाइना और इंडिया। बाद बाकी तीसरे स्थान पे अमेरिका है, चौथे स्थान पे इंडोनेशिया है, 5वें स्थान पे ब्राजील और 6ठे स्थान पे पाकिस्तान है। तो यही सब जो है आपके टॉप 10 कंट्री। अब देखिए ना, बोलते हैं ना जिसको भगवान देते हैं बहुत छप्पर फाड़ के देते हैं। रसिया को देखिए, ये रसिया को देखिए, रसिया को 1.7% पॉपुलेशन है, और क्षेत्रफल जो है हमको लगता है एक आदमी को इंडिया में जितना 10 आदमी को होगा उतना रसिया में 1 आदमी को होगा। तो देखिए ना, इतना ज्यादा क्षेत्रफल है और पॉपुलेशन है 1.7% पूरा विश्व में, है ना। बताइए, चलते हैं आगे। इंडिया का पूरे विश्व में हिस्सेदारी कितना है भाई? तो 18% के लगभग, है ना। अब तो हमारा 2021 वाला डाटा आएगा ना, तो उसमें हमको लगता है 1900% हो जाएगा, नहीं तो 200% हो सकता है। तो यूएनए के रिपोर्ट के अनुसार, यूएनए जो रिपोर्ट निकाला है कि भाई भारत जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए आबादी के मामलों में सबसे टॉप पे पहुंच गया है, जिसमें कितने आबादी किया गया भाई? 142.86 करोड़, 142.46, मतलब 143 करोड़ के करीब जो है हम हो गए हैं भाई, है ना। अब हो गए हैं तो यूएनए कोई झूठ थोड़ी बोलता है, बस ऑफिशियल डाटा आने की मतलब देरी है। बाद में कि हम फिर वही कहलाएंगे टॉप पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया, है ना। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी ... कहा जाता है। द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड, तो भैया स्पीकर कहते हैं, पीठासीन अधिकारी को स्पीकर कहते हैं, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है।
है ना, ये कोई बाहर से नहीं करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक है या नहीं इस मामले में फैसले देते हैं। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी संभालते हैं, लेकिन बुलाते कौन है? प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर? 108 का प्रयोग कर, ठीक है। बुलाते प्रेसिडेंट है, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर, है ना। स्पीकर अपना त्याग पत्र जब उनका देना हो तो किसको देंगे? तो उपाध्यक्ष को देंगे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अभी जो है लोकसभा करंट वाला 17वीं चल रही है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अच्छा, लोकसभा में प्रथम जो अध्यक्ष हुए थे गणेश वासुदेव मामलकर हुए थे। लोकसभा में सबसे अधिक दिन तक अध्यक्षता संभालने वाला बलराम जाखर रहे थे। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, सरस्वती सेन 2004-2005 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्त करता है। वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है? सरस्वती सेन इज अ प्राउड रिसिपिएंट ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी, है ना, अवार्ड फॉर 2004-2005 फॉर व्हिच डांस फॉर्म? तो भैया कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का नृत्य रहेगा? तो उत्तर भारत का नृत्य है। जो किस आंदोलन से प्रेरित है? तो भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। आपको कथक में भी भक्ति आंदोलन लगाना है और आपको सतरिया में भी भक्ति आंदोलन लगाना है, ठीक है। कथक नृत्य को अवध के नवाब वाजिद अली शाह का संरक्षण प्राप्त था। आने वाले समय में ये सब क्वेश्चन जो है धूम मचाएगा जी, टीसीएस को एकदम आंख में खटकेगा कि मैं कब छापूं, है ना, तो इसीलिए पहले से ही तैयारी करवा रहा हूं, है ना। नवाब वाजिद अली शाह का जो है संरक्षण प्राप्त है कथक नृत्य को, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो अवध के नवाब थे उस समय। कथक जो है, कथक नाच जो है, ये आपका कौन से घराने से है? तो लखनऊ घराना, बनारस घराना, ये दोनों कथक नृत्य से जुड़े हुए जो है हमारे प्रमुख घराने हैं। प्रमुख कलाकार की बात करेंगे तो पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, लीला सोखी। इसमें से लीला सोखी को जो है कथक को प्लेटफॉर्म पे लाने की बात करी जाती है, मतलब प्लेटफॉर्म मतलब प्रसिद्ध बनाने में जो है इनका रोल अहम है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय स्तर पे द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंडेड द डायरची सिस्टम एट द प्रोविंशियल लेवल? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है द्वैध शासन को लगभग समाप्त किया गया। जो कब लाया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 में द्वैध कानून को जो है लागू करवाया गया था। 1935 के अधिनियम में से समाप्त किया गया। सांप्रदायिक चुनाव इंडिया में सबसे पहले कब हुआ? तो 1909 में हुआ। इसे क्या कहते हैं? मॉडले मिंटो सुधार कहते हैं। भारत के संविधान में अपनाए गए तथ्यों में से भाई आपको मैं बताया हूं कि भारत जो है अधिकाधिक देश से जो है मतलब अपनी अपनी जो नियम कानून है वो अधिग्रहण किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत के संविधान में सबसे अधिक स्रोत कहां से लिया गया है, तो आपको आंसर देना है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत में द्विसदनीय विधायिका जो आपका बाइकैमरल स्टेट होता है, जो वर्तमान में 6 गो है, तो इसकी सिलसिला कहां से स्टार्ट हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे आप मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए की जाती है? Which of the following instruments is used to measure at the humidity of air और गैस? तो भैया हैग्रोमीटर के द्वारा हम जो है आर्द्रता मापते हैं, है ना। अपेक्षिक घनत्व भाई इसी प्रकार से जो है इनका नाम है। हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है अपेक्षिक घनत्व मापते हैं और हाइग्रोमीटर के द्वारा हम आर्द्रता मापते हैं। दूध की शुद्धता हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। जहां भी लैक्टो शब्द लिखा रहता है तो आप समझ जाइए दूध से संबंधित, जैसे लैक्टोबैसिलस दूध में पाए जाने वाली जीवाणु, दही जमाने के लिए आवश्यक, है ना। लैक्टोमीटर दूध को जो है शुद्ध करने वाला, ये है ना। लैक्टिक अम्ल दूध में पाई जाती है, तो लैक्टो शब्द जो है दूध का रूट वर्ड है ना। अत्यधिक ऊंचे टेम्परेचर को हम पैरोमीटर से मापते हैं, अन्यथा पैरोमीटर से टेम्परेचर तो हम थर्मामीटर से भी माप लेते हैं। लेकिन शरीर का टेम्परेचर भाई कम टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सी, है ना, तो ये ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं माप सकता कि आप जो है बात्या भट्टी की टेम्परेचर थर्मामीटर से मापने चले गए, तो ऐसा नहीं है। अत्यधिक टेम्परेचर को हम पैरोमीटर से मापते हैं। तरल पदार्थ के प्रवाह को दर को हम बेंचुरी मीटर से मापते हैं। जो मान लीजिए कि कोई पाइप वगैरह है, इससे जो प्रवाहित हो रहा है आपका तरल लिक्विड, तो इसको जो अगर आप फ्लो को मापना है तो आप किस मीटर से मापेंगे? बेंचुरी मीटर से। वायुमंडलीय दाब को हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से, है ना। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं। बैरोमीटर का रीडिंग अगर अचानक नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब तूफान आने वाला है। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो इसका मतलब मौसम साफ रहने वाला है, ठीक है। पवन का वेग हम किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से मापते हैं, हवा की वेग, है ना। इसके अलावा हमने विद्युत धारा को किससे मापना जाता है भाई? तो अमीटर से। किस में मापते हैं?
एम्पियर में। एम्पियर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और अच्छा, विद्युत धारा को मापने के लिए हमें मीटर को हमेशा किस क्रम में रखनी चाहिए? तो आपको बताना है भाई, सीरीज में रखना चाहिए। और वोल्ट मापने के लिए मीटर को हमेशा पैरेलल में रखनी चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किससे जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है? हु अमंग द फ्लोइंग रोट द बायोग्राफी ऑफ जहांगीर व्हिच इज नॉन एज इकबाल नामा ए जहांगीरी? तो भैया ये लिखे हैं मुतामिद खान, है ना। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तारीखे फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, ये दोनों के लेखक कौन है? तो ये जियाउद्दीन बरनी है। तारीख मुबारक नसरुद्दीन मोहम्मद है। शाहनामा फिरदौसी, है ना। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। बाबरनामा के लेखक कौन है? स्वयं बाबर। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरे। जंगलनामा के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। तो ये जो भी नामा वाला किताब है इन्हें जरूर ध्यान रखें, आपको आए दिन जो है पूछा जाता है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली डॉट 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 में स्थित है। सिलिकॉन वैली वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन। तो भैया ये कैलिफोर्निया में है। परसों के दिन मैंने प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था और ये जो है आपका पूछ रखा है टीसीएस ने। ठीक है। तो भाई कैलिफोर्निया में स्थित है आपका क्या? सिलिकॉन वैली। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो आपको बताना है जी, बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है। और साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो केरला के अंदर स्थित है। भारत का डेट्राइट कहाँ पे है? तो भारत का डेट्राइट जो है ये पीथमपुर को भी कहा जाता है और चेन्नई को भी कहा जाता है। डेट्राइट कहाँ पे है? अपने आप में यूएसए में है। किस लिए प्रसिद्ध है? वाहन उद्योग के लिए। किस लिए? वाहन उद्योग के लिए। इसके अलावा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है? अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल लीगल एंड फ्री जस्टिस हैज बीन अरेंज? तो भाई फ्री जस्टिस की जो अरेंजमेंट है आर्टिकल 39A में दी गई है। आर्टिकल 44 जो है ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 48 जो है गोहत्या निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 51 का ए जो है ये आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। वो समय कौन सा चल रहा था? सन 1976। कितने प्रकार के जोड़े गए थे? 10 प्रकार के। किस समिति के अनुशंसा पे? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब आया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा वाला जो मौलिक कर्तव्य है कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना मौलिक कर्तव्य है। और उस बच्चे के लिए स्वयं ये मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक की कोई बच्चा है तो उनका जो है फंडामेंटल राइट है कि उनको शिक्षा मिलेगा, है ना। और ये जो फंडामेंटल राइट वाली बात है ये आर्टिकल 21 के ए में है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज बने उनके पेरेंट के लिए आर्टिकल 51 के ए में है। आई होप आप समझ गए दोनों बात। चलते हैं आगे। अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई थी? अन्नपूर्णा देवी वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो सुरबहार बजाती थी अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी के अलावा पंडित राम नारायण, सुल्तान खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान, है ना, अब्दुल लतीफ खान, सबरी खान, सुकूर खान, ये सभी के सभी सारंगी से संबंधित है। अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, लच्छू महाराज, ये सभी के सभी तबला से संबंधित है। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले क्लोरोफिल पेड़ पौधे को किस रूप में मदद पहुंचाती है? हाउ डज क्लोरोफिल हेल्प प्लांट्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन फोटो, है ना, सिंथेसिस? तो भाई ये सूर्य से जो है ऊर्जा ग्रहण करता है और यही ऊर्जा जो है हमारा सौर ऊर्जा से डायरेक्ट किसमें रूपांतरित होती है? रासायनिक ऊर्जा में, है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण में पिगमेंट क्या काम करता है? तो सौर ऊर्जा से एनर्जी को जो है कलेक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना। प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए जो है आवश्यक भोजन बनाने की जो है एक पद्धति है। इस प्रक्रिया में उनको भोजन मिलता है और हमें क्या मिलता है? जीवनदात्री ऑक्सीजन मिलता है ना। इस प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो जल आवश्यक है, सूर्य की प्रकाश आवश्यक है, CO2 आवश्यक है और क्लोरोफिल पिगमेंट आवश्यक है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है?
ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, और अवकरण क्या होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है। और जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है किसी ऐसी चेन में तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण का मैंने क्या बताया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और अपचयन जो मतलब एक और अवकरण जो होता है उसके बारे में मैं क्या बताया हूं कि भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, अगर पूर्णतः लैंग्वेज भाषा में इसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग होता है, और अवकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ग्रहण होती है, इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण होती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पेड़ पौधे में रंध्र होता है जिसे हम अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं, तो इसी से पेड़ पौधे सांस लेने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ है ना किस जो है पार्क झील के समीप है, तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क है ना। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज नियर व्हिच लेक, तो भाई लोकतक झील मणिपुर के अंदर ही स्थित है आपका कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है, और अभी अभी क्वेश्चन राइज किया गया था आपका जो है सीएचएसएल में कि तमिलनाडु में जो पुलिकट झील है और किस स्टेट को टच करता है, तो आपको बताना है कि तमिलनाडु के साथ साथ ये आंध्र प्रदेश को भी टच करता है पुलिकट झील। ठीक है, इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, जो खारे पानी की झील है और उड़ीसा में स्थित है। भारत में जो सबसे पहले रामसर साइट का जो दर्जा दिया गया ये चिल्का झील को ही दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। रामसर साइट वर्तमान में इंडिया में जो है 75 साइट है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। अब रामसर साइट क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल कितने सीट मिले, हाउ मेनी सीट्स विल बीजेपी गेट इन कर्नाटका असेंबली इलेक्शन इन 2023, तो बीजेपी को 66 सीट मिले थे और कांग्रेस को 135 सीट मिले थे। मतलब बहुमत आया था आपका किसका, तो कांग्रेस का। कांग्रेस का क्या आया था, बहुमत आया था। बीजेपी को कितने सीट मिले थे, 66 सीट मिले थे। टोटल कितने सीट पे आपका जो है ये हुआ था चुनाव, तो 2224 सीट पे चुनाव हुआ था। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने, सिद्धारमैया। डी शिव कुमार जो है इनको पहले मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात करी गई थी, लेकिन यहाँ पे सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने हैं और राज्यपाल जो है थावर चंद गहलोत को बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पेड वाली सभी पीडीएफ आपको पर डे एक पीडीएफ मिलेगी है ना, पिछला सभी पीडीएफ भी मिल जाएगी है ना। तो आप जो है नीचे लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके जो है 25 रुपया पे कीजिए व्हाट्सएप में और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको जो है ऐड कर देंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।